आज हम पढ़ेंगे कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जो है उनमें तुलना कैसे की जाए और उनमें क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, है ना। बेसिकली हम इनको माइक्रो और मैक्रो वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं। और इसमें जो डिफरेंस रहता है कि जैसे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं। किन के बारे में? व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों, है ना। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के बारे में अध्ययन किया जाता है और यह पूर्णतया व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित रहती है। पूर्णतया व्यक्तिगत व्याख्या पर, है ना, पूर्णतया व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित होती है। बट जो ये समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का वृहत अध्ययन करते हैं, है ना। किसका? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और यह एक समग्र इकाई के रूप में, किसके रूप में? समग्र इकाई के रूप में, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो जाएगा कि एक तो ये व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ किस में सम्मिलित होती हैं? माइक्रो में, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित मैक्रो में, है ना। और जो पूर्णतया व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है वो माइक्रो है, और समग्र इकाइयों के रूप में जिनका हम अध्ययन करते हैं वो मैक्रो में शामिल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि जो सेकेंड डिफरेंस है वो ये रहता है कि कीमत विश्लेषण, है ना। एक जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप कभी भी यूजीसी नेट वगैरह में आप देखोगे, इवन जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो व्यष्टि अध्ययन है वो किससे संबंधित है और समष्टि अध्ययन जो है वो किससे संबंधित है। तो इसमें देखेंगे हम कि जो व्यष्टि है वो कीमत विश्लेषण, कीमत विश्लेषण से संबंधित है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र है यह आय विश्लेषण से संबंधित है, आय विश्लेषण से संबंधित है। कैसे? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका हम यूज किसके लिए करते हैं? उसका हम यूज करते हैं कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण, कीमत का निर्धारण जो है वो कैसे होता है ना। तो इनका निर्धारण किस तरीके से किया जाता है? जैसे हम डिमांड लॉ पढ़ते हैं, सप्लाई लॉ पढ़ते हैं, है ना। तो ये जो विश्लेषण है ये किसके अंतर्गत आता है? कीमत विश्लेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं ना, राष्ट्रीय आय, है ना। राष्ट्रीय आय का स्तर क्या है ना, और उसका जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं हम उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं, और उसको निर्धारण कैसे किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित है, इसलिए इसको आय विश्लेषण के अंतर्गत पढ़ते हैं हम, है ना। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस विश्लेषण पर आधारित है? आय विश्लेषण पे, और जो माइक्रो है वो कीमत विश्लेषण पर आधारित है। फिर आता है तीसरा पार्ट, तीसरा डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या कहता है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना वो किसके ऊपर आधारित है? वो सीमांत विश्लेषण पर आधारित है, सीमांत विश्लेषण पर आधारित है। सीमांत विश्लेषण मीन्स सीमांत विश्लेषण के जो नियम होते हैं ना, सीमांत विश्लेषण के जो नियम है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, है ना। तो ये सीमांत विश्लेषण के ऊपर आधारित है, यानी कि एवरी नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, है ना। आप सीमांत उत्पादन के बारे में पढ़ोगे, सीमांत आय के बारे में पढ़ोगे, है ना। ये जो सीमांत वर्ड है ये माइक्रो में बहुत जगह यूज होता है, और इसी को ही सीमांत विश्लेषण के अंतर्गत रखा जाता है कि एवरी नेक्स्ट यूनिट, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से संबंधित जो विश्लेषण है उसके बारे में जब हम देखते हैं और डिसीजन मेकिंग में जब उसका यूज करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। इसकी बजाय जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र है, उसमें हम जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय से संबंधित है, और इसके अलावा जैसे पूर्ण रोजगार, है ना। जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्री जो थे वो मानते थे कि अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या रहता है? पूर्ण रोजगार रहता है ना। तो पूर्ण रोजगार, और उसके बाद आता है कि जैसे राजस्व से संबंधित मुद्दे, है ना।
राजस्व और मुद्रा, है ना, मुद्रा जैसे आरबीआई और बैंकिंग जो भी इससे रिलेटेड है वो सब किसके अंतर्गत आता है? ये समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित समस्याओं के अंतर्गत का विश्लेषण इसमें किया जाता है ना। और इस तरीके से अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका जो महत्व है वो अपेक्षाकृत कम है। अपेक्षाकृत कम है, अपेक्षाकृत तो मतलब रिलेटिवली, है ना। अब ऐसे नहीं कह सकते कि इसका महत्व डायरेक्टली नहीं कह सकते कि कम है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को अपने अंतर्गत कवर कर लेता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, एक अलग और ज़्यादा इम्पोर्टेंस के साथ पढ़ा जाता है ना। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि रिलेटिवली, है ना, इसका जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी जो है एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे विदेशों से कंपैरिजन करने के लिए, दूसरे देशों से उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? समष्टि। और आजकल वैश्वीकरण का युग होने की वजह से इसका जो महत्व है वो दिनों दिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। फिर इसके अंतर्गत आता है कि जो 5th पॉइंट है वो हम देखते हैं कि इसमें व्यक्तिगत कीमतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत कीमतों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है और व्यक्तिगत उपभोग के बारे में, व्यक्तिगत उपभोग, है ना, यानी पर पर्सन जो इकोनॉमी में है, पर पर्सन नहीं कह सकते कि, लेकिन जो हर आदमी इकोनॉमी में जो अवेलेबल है उसका उपभोग क्या है ना, उसको जिन कीमतों को फेस करना पड़ रहा है ना, या हर आदमी कितना उत्पादन इकोनॉमी में कर रहा है, व्यक्तिगत उत्पादन, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत शामिल होता है? ये माइक्रो में इसको पढ़ा जाता है ना। फिर आता है कि जैसे इसमें समष्टि में जब हम इन कीमतों को पढ़ते हैं तो वो व्यक्तिगत कीमतें ना होके वो सामान्य कीमत स्तर का रूप धारण कर लेता है ना। सामान्य कीमत स्तर, जिसको हम सूचकांक बोल देते हैं ना, जैसे CPI, WPI, है ना। तो ये सारे जो हैं ये हम पूरी इकोनॉमी के बेस के ऊपर इनको डेवलप करते हैं, तो इसलिए इसको सामान्य कीमत स्तर के अंतर्गत इसमें शामिल किया जाता है। और व्यक्तिगत उपभोग की जगह इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कुल उपभोग को पढ़ा जाता है ना। कुल उपभोग हो गया, है ना, कुल उत्पादन हो गया, और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम हो गई, है ना। तो इन सबको इसमें पढ़ा जाता है, इसलिए इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसको रखते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जो 6th पॉइंट है कि डिफरेंस का, वो ये है कि जैसे इसमें फर्मों, जो फर्म यानी कि एक उद्योग की एक छोटी इकाई होती है, एक छोटा सा पार्ट होती है, उद्योग जो है वो समष्टि का पार्ट होता है। और इसमें जो व्यक्तिगत जो फर्में हैं और उद्योग हैं, फर्म, उद्योग व उत्पादन की जो इकाइयां हैं, है ना, उत्पादन की इकाइयां, है ना, इनमें उतार चढ़ाव की व्याख्या, है ना, इनमें कितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इससे जो ये समस्या है इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? ये हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र हमारी है उसमें क्या रहेगा कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरी अर्थव्यवस्था में, है ना, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी से संबंधित है, तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, है ना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव से संबंधित जो चीज़ें हैं, और आर्थिक मंदी, है ना, जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कि 1929 में जो मंदी आई थी, 2008 की मंदी है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत पढ़ी जाती है? ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जैसे अवसाद हो गया, है ना, अवसाद, यही व्यापार चक्र के जो अलग अलग पार्ट रहते हैं उन्हीं का ये सब नाम है। और जैसे तेजी हो गया, मंदी हो गया, तो इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाए? समष्टि अर्थशास्त्र या संपूर्ण अर्थव्यवस्था संबंधित समस्याएं हैं उसका अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो है इनका डिफरेंस ये है कि इसी को ही हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जो व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान या नीतियाँ जो है वो किसके अंतर्गत आती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किसमें दिया जाता है? उनका समाधान व उनसे संबंधित नीतियां जो है ना, जो भी नीतियां बनेगी वो किसके अंतर्गत शामिल होंगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स
में होती है, नीतियाँ प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, फिर आता है जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें जस्ट इससे अपोजिट कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, है ना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याएं और नीतियाँ से संबंधित समस्याओं का समाधान, है ना, ये किस में दिया जाता है, नीतियाँ, ये किस में प्रस्तुत की जाती है, समष्टि अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन हम करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि 8th डिफरेंस इनका वो क्या रहेगा कि माइक्रो है जो ऑब्वियसली एक व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन क्या होता है, सरल है ना, जो इसका अध्ययन है वो विश्लेषण है, अध्ययन या विश्लेषण आप बोल सकते हो, वो क्या रहता है, सरल रहता है ना। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरी इकोनॉमी के बारे में हमें जानना होता है, पूरी इकोनॉमी की राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है, पूरी इकोनॉमी का उत्पादन निकालना है, तो ये फिर ये क्या रहेगा, ये अत्यंत जटिल, है ना, अत्यंत जटिल एवं दुविधापूर्ण रहता है, दुविधापूर्ण रहता है ना। और जो नेक्स्ट इसका डिफरेंस रहेगा कि संतुलन की स्थिति, है ना, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसे उसमें हम हमेशा किस चीज़ को ढूंढते हैं, हम हमेशा संतुलन को ढूंढते हैं। जैसे आपने मांग और पूर्ति का नियम पढ़ा होगा, है ना, जैसे आप उपभोक्ता संतुलन में पढ़ते हैं कि जैसे सम सीमांत उपयोगिता नियम में संतुलन कहाँ होता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में संतुलन कहाँ होता है ना, आईसी वक्र के बारे में पढ़ते हैं, उसमें भी हम यही देखते हैं कि संतुलन कहाँ पे होता है, जहाँ पे आईसी वक्र की ढाल और कीमत रेखा की ढाल एक समान हो, है ना। तो इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो संबंध है वो संतुलन की स्थिति से है ना, कि संतुलन कैसे होगा और कहाँ होगा। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो असंतुलन से संबंधित है। किससे संबंधित है, असंतुलन की स्थिति से। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो अस्तित्व है वो कब हुआ था, वो भी 1929 की मंदी के बाद जॉन मेनार्ड जेएम कीन्स के द्वारा अपनी एक बुक में द जनरल थ्योरी के थ्रू हुआ था। तो उन्होंने यही बताया था कि जैसे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, जो ये मानते थे कि इकोनॉमी हमेशा संतुलन में रहती है, हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहता है, ओवर प्रोडक्शन नहीं पाया जाता, तो उसको क्रिटिसाइज करते हुए कीन्स ने बोला था कि जो इकोनॉमी है वो संतुलन में पूर्ण रोजगार में रहने की बजाय उससे किसी निचले स्तर पर रहती है, और हमें अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू उस पूर्ण संतुलन को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो असंतुलन की स्थिति है वो उसकी जो प्रमुख स्थिति किसमें माना, वो समष्टि अर्थशास्त्र में हम उसका अध्ययन करते हैं और उसको पढ़ा जाता है। फिर जो नॉर्मल एक लास्ट आप डिफरेंस आप ले सकते हो कि जो इसका जो अध्ययन है वो सीमित आर्थिक अध्ययन है, सीमित आर्थिक अध्ययन है, ठीक है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो वृहत आर्थिक अध्ययन है ना, वृहत आर्थिक अध्ययन है, ठीक है, इस तरीके से। ये कुछ डिफरेंस हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आप इनके बारे में अपने एग्ज़ाम में तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 12th में भी जैसे ये टॉपिक है, आपके ग्रेजुएशन में भी ये टॉपिक है, इवन मास्टर्स में भी आपको शुरू में दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली देना पड़ता है। थैंक यू।